नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारत की नदियों को हम लोग देख रहे हैं। भारत की नदियों में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो गंगा नदी तंत्र पर आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की नदियों में मैक्सिमम प्रश्न गंगा और उसकी सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल पर बेस्ट नोट्स पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके इस समय होली ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ओके, चलिए हम आज पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र पे सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये गंगा नदी तंत्र का पूरा सिस्टम बना है, ठीक है। इसमें जो ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर वाली जो ये नदी है, ये गंगा नदी है। इसके बाद यहाँ रेड कलर से मैंने गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी को दर्शाया है। और ये जो छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर दिख रही हैं हरे या ग्रीन कलर से, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और ये जो रेड कलर की नदी दिख रही है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ओके, इसके बाद ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये बेसिकली ये दर्शा रहा है कि गंगा जो है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, गंगा, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो कुल मिलाकर गंगा का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी कब निर्मित होती है जाकर, ये इस फिगर से अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र को। आप चाहें तो मेरे साथ समझते हुए लिख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं जानबूझकर थोड़ा सा धीमे बोलता हूँ जिससे आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हेडिंग डालिए गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र में सबसे पहला पॉइंट होगा वो है कि गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ओके, ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है, क्योंकि देखिए गंगा नदी तो एक मुख्य नदी है ही, लेकिन इसके साथ सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां मिलकर बहुत बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, बहुत बड़े तंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार गंगा नदी एक बहुत बड़ा नदी तंत्र माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट, गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है, और ये लगभग 2525 किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और आगे चलकर बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के निकट ये मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? गंगा नदी। ओके, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहने वाली प्रमुख नदी है। ओके, इसके बाद यहां पर मैंने देखिए लिखा है कि ये 5 राज्यों में बहने वाली नदी है। गंगा नदी 5 राज्यों में बहने वाली नदी है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इसको लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग मैप ओपन किए हैं या नहीं किए हैं तो मैप ओपन कर लीजिए और उसमें देखिए गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, यानी उत्तराखंड में बहती है। इसके बाद उत्तराखंड से बहकर ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से ये सीधे चली जाती है बिहार में। बिहार के बाद लोग अक्सर क्या कहते हैं, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, यानी जो लोग हैं वो इसका जो थोड़ा सा यानी लगभग 15-20 किलोमीटर बहाव क्षेत्र है वो झारखंड में भी है, इसको लोग भूल जाते हैं। ओके, तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि गंगा नदी 5 राज्यों में बहने वाली नदी है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं नोट डाउन करिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, समझ में आया। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग इस फिगर को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड में सतोपथ नामक एक स्थान है, ध्यान से समझिएगा, और इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं इससे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में सतोपथ नामक एक स्थान है, वहां पर एक तरफ से धौली गंगा नामक नदी और दूसरी तरफ से विष्णु गंगा नामक नदी आती है। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। समझ में आया? धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां दोनों से जहां पर मिलती हैं वो स्थान विष्णु प्रयाग कहलाता है, और ये दोनों नदी सम्मिलित होकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी किन दो नदियों का संगम है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। ओके, इसके बाद जब ये दोनों नदियां मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती हैं तो अब अलकनंदा नदी आगे बहती है, और ये आगे जाकर यहाँ पर इससे अलकनंदा नदी से आगे जाकर उत्तराखंड में ही पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी जहां पर मिलती है वो स्थान कर्णप्रयाग कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन करिए। आप लोग नोट डाउन क्या करेंगे? कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। ओके, तो अलकनंदा नदी और पिंडार के तट पर या संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? कर्णप्रयाग स्थित है। फिर आगे अलकनंदा नदी आगे चलती है और यहाँ पर इससे आगे चलकर मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ पर संगम होता है वो स्थान रुद्रप्रयाग कहलाता है, और ये सभी उत्तराखंड में ही हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा, लेकिन अभी तक आपको गंगा का नहीं पता है कि गंगा नदी अभी अस्तित्व में नहीं आई है। अभी तक क्या अस्तित्व में चल रहा है? मुख्य रूप से अलकनंदा नदी चल रही है। ओके, तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण कर रही हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे बहती हुई यहाँ पर आगे इससे भागीरथी नदी मिलती है, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम जिस प्रयाग पर होता है उसको देव प्रयाग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। देव प्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी नदी जब आपस में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा ही आगे चलकर गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गंगा नदी कुछ और नहीं, अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम है जो कि देवप्रयाग में होता है। तो इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको ये चारों प्रयाग का नाम दे देगा और चारों के बाद सामने दे देगा नदियों का नाम, जैसे विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु गंगा, कर्णप्रयाग पिंडार अलकनंदा के तट पर, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा के तट पर, भागीरथी और अलकनंदा के तट पर देवप्रयाग। तो आपको मिलान करना रहेगा, एक तो इस प्रकार का, या दूसरा ये भी पूछ सकता है कि जैसे कोई एक प्रयाग दे दिया, जैसे रुद्रप्रयाग निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है। चार ऑप्शन दे दिए कि विष्णु गंगा, धौली गंगा, कि पिंडार अलकनंदा, की मंदाकिनी अलकनंदा, की भागीरथी अलकनंदा। तो अगर आप लोग इसको तैयार किए हैं तभी आप इसको समझ पाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं नोट डाउन किए हैं तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं। विष्णु गंगा और धौली गंगा के तट पर विष्णु प्रयाग स्थित है। पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग के तट पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग के तट पर स्थित है, और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के तट पर मिलन होता है इनका। ओके, और देवप्रयाग के बाद जो गंगा है, जो देवप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है, वो गंगा के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। अब यहाँ से समझिए, तो ये गंगा यहाँ पर बन गई, और गंगा से जब ये आगे बढ़ती है तो ये यूपी में, और यहाँ पर देखिए जब ये गंगा का निर्माण हो जाता है तो गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है? हरिद्वार में। इसको आप लोग लिख लीजिए, गंगा सर्वप्रथम मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है।
हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा है। उत्तराखंड का एक बहुत ही धार्मिक शहर है। इस समय वहां कुंभ भी लगा है गंगा नदी के तट पर। ओके, मैदानी भाग में बहते हुए गंगा ऋषिकेश में बहती है और ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए ये जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा बिजनौर में आती है। बिजनौर में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम गंगा जी का आगमन होता है और वहां से बहते हुए ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर प्रयागराज के निकट इसका जो मिलन होता है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी से होता है, जिसको हम लोग संगम के नाम से भी जानते हैं। पुनः ये आगे बढ़ते हुए बिहार में पहुंचती है। बिहार से आगे ये पश्चिम बंगाल में जब पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में ये 2 शाखाओं में बंट जाती है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा इसकी दक्षिण की तरफ चली जाती है और एक शाखा जैसे चल रही है वो सीधे जाकर बांग्लादेश में निकल जाती है। जो शाखा इसकी दक्षिण की तरफ जाती है उसको हुगली नदी कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और हुगली नदी के तट पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है और हुगली बंदरगाह भी है। ठीक है, तो हुगली नदी कुछ और नहीं, ये गंगा नदी का ही अंश है, गंगा नदी की ही टूटा हुआ रूप है या विभाजित रूप है। ओके, और ये जो सीधे निकल जाती है इसको पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। नोट डाउन करिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पहुंचकर गंगा नदी इधर से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और दोनों के मिलन को मेघना के नाम से जानते हैं। और मेघना के नाम से ही गंगा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, इन दोनों नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरे विश्व का और सबसे सर्वाधिक जैव विविधता से संपन्न डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। और इसी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ही मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव यानी जो दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं। और उसी में सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। सुंदरी नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध वृक्ष है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो ये गंगा नदी का सफर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों पर। देखिए, गंगा नदी ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, इसके दाएं तट पर कुछ नदियां आकर मिलती हैं और बाएं तट पर कुछ नदियां आकर मिलती हैं। तो अगर हम इसके बाएं तट की नदियों को देखें तो बाएं तट पर ये देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा नदी इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जबकि दाहिने तट पर यमुना, टोंस और सोन नदी ये गंगा के प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ पर मैंने इसको क्यों नहीं कहा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन गंगा की सहायक नदियां हैं, क्योंकि ये गंगा की नहीं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। देख लीजिए, इसको मैंने यमुना में दर्शाया है, ना कि गंगा में। गंगा की दाएं तट पर टोंस और सोन और यमुना, जबकि बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दाहिने तट पर। ओके, नोट डाउन करिए, गंगा नदी दाहिने तट की यमुना की सबसे बड़ी यमुना नदी दाहिने तट की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, जबकि इसका मुहाना गंगा नदी है। ये गंगा नदी में प्रयागराज में आकर मिलती है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ओके, यमुना नदी की मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे प्रमुख शहर स्थित हैं। दिल्ली और आगरा के बीच यमुना नदी का जो जल है वो अत्यधिक प्रदूषित है और अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण यमुना नदी का रंग हरा हो गया है, जिस कारण इस क्षेत्र में यमुना को हरा सूप कहा जाता है।
ओके, यानी दिल्ली और आगरा के बीच में इसको हराशूब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? यमुना नदी को। यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इनके बारे में भी हम इसी समय जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी की, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार से होता है। मध्य प्रदेश में जो मालवा पठार स्थित है वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी के तट पर ही कोटा, राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर है कोटा, वो चंबल नदी के तट पर ही स्थित है। ओके, चंबल नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आकर मिलती है। चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए, गहरे गहरे गड्ढों के लिए, जिसको अवनालिका अपर्दन के दौरान इसने प्राप्त किया है, इसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी। ओके, चंबल की सहायक नदियों की हम बात करें तो चंबल की प्रमुख सहायक नदी में बनास नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा चंबल की एक बहुत ही प्रसिद्ध सहायक नदी है छिप्रा। छिप्रा जो कि उज्जैन में स्थित है और इसी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो छिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ओके, तो चंबल की 3 सहायक नदियां प्रमुख हैं, बनास, काली सिंध और छिप्रा। ठीक है, इसके बाद जो ये सिंध, बेतवा, केन है, इनका भी उद्गम मालवा पठार के आसपास से ही होता है और ये भी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके, बस इतना पर्याप्त है यमुना और उसकी सहायक नदियों के बारे में। अब यहीं पर हम दाएं तट पर गंगा की 2 प्रमुख नदी हैं, टोंस और सोन, जिसमें सोन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था, जब सतपुड़ा पर्वत के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने अमरकंटक का नाम लिया था। अमरकंटक का पठार, वहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी के बारे में एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि दक्षिण दिशा से बहते हुए गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। ओके, सोन नदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर ही, अगर आप लोगों को पता होगा तो उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है सोनभद्र जिले में। वो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। ओके, इतना सोन नदी के बारे में पर्याप्त था। तो ये दाएं तट की प्रमुख नदियां हो गई। अब हम बात करते हैं बाएं तट की प्रमुख नदियों की। बाएं तट की प्रमुख नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोशी और महानंदा की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और ये एक छोटी सी नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है, एक छोटी सी नदी है रामगंगा नदी। ये कुमायूं की पहाड़ियों में कुमायूं हिमालय में गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो नदी है वो प्रमुख है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नोट डाउन करिए, फुलहर झील। गोमती नदी मुख्य रूप से फुलहर झील ये कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और ये भी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ओके, गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर के निकट, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के निकट आकर गंगा नदी से मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये 3 प्रमुख शहर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ओके,
तीसरी प्रमुख नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत यानी नेपाल में मापचा चुंगी हिमनद से होता है। मापचा चुंगी ग्लेशियर या मापचा चुंगी हिमनद से घाघरा नदी निकलती है और नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली या भेरी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में घाघरा नदी का नाम कर्णाली या भेरी है। बहराइच में इसको घाघरा तथा फैजाबाद अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? घाघरा नदी को। ओके। घाघरा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। अगर प्रश्न आए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसमें दायां बायां अगर ना पूछे तो यमुना नदी आप लोग लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न आता है कि गंगा की दाएं तट पर स्थित सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना होगी। प्रश्न आता है कि गंगा की बाएं तट पर स्थित सबसे बड़ी सहायक नदी, तो घाघरा होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा। घाघरा नदी हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए सीसा पानी नामक एक गहरे गड्ढ या जिसको गार्ज कहा जाता है उसका निर्माण करती है। घाघरा नदी अक्सर अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही सुर्खियों में रहती है, प्रसिद्ध है, जिस कारण इसको पूर्वांचल का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घाघरा नदी यहाँ से निकलकर छपरा, बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, बस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल की गोसाई थान पहाड़ी से होता है और कोसी नदी को नेपाल में अरुण के नाम से जाना जाता है या अरुणा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इसमें अक्सर बाढ़ वगैरह आती रहती है, जिसलिए इसको बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आती है। बिहार में कोसी नदी से हर वर्ष लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है और ये नदी जो है वो अचानक अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिस कारण इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ओके, अगली नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसका उद्गम दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है और ये आकर गंगा में मिल जाती है। ओके, इतना इसका इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा गंगा नदी का सिस्टम हो गया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये गंगा नदी का जो पूरा पैटर्न है ये समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप सबको होली की एडवांस शुभकामनाएं। और हाँ, देखिए हमारे चैनल पर RO ARO के जो 1 अगस्त को परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम क्विक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, क्विक बैच शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन के लिए। तो अगर आप लोग उससे जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताइए। तो आपके ऊपर आपके जैसे कमेंट आएंगे उसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि बैच कब से चले और किस अनुसार चले, ठीक है। फिलहाल गंगा नदी तंत्र में इतना ही। आगे अब हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को पढ़ेंगे। वहाँ पर अरब सागर में जाने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, उनसे संबंधित 2 बड़ा वीडियो होगा। तब तक के लिए नमस्कार।